कि राज्यपाल विधानसभा से पारित होकर आए बिल को पास करने में कितना टाइम लेगा। जैसे न्यायपालिका के बारे में कहा जाता है तारीख पर तारीख कि फैसला कब मिलेगा माय लॉर्ड, एग्जैक्टली ऐसे ही राज्यपाल के पास अगर कोई बिल पहुंच गया तो उसे एक्ट बनाने के लिए राज्यपाल महोदय आप कितने दिन में साइन करोगे, यही तो बड़ा सवाल है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का इस विषय पर एक निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय करते हुए कहा कि राज्यपाल अगर किसी बिल को परमिशन देना चाहते हैं 1 महीने के अंदर दे दें, अगर लौटाना चाहते हैं 3 महीने के अंदर लौटा दें, अगर राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं 3 महीने में ही भेज दें, और हां अगर गलती से विधानसभा ने दोबारा उस बिल को विदाउट चेंज और विद चेंज आप तक भेज दिया तो विद इन 1 मंथ उस पर परमिशन दे देना। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुकी, सुप्रीम कोर्ट इससे भी आगे निकल गई और कहा कि राज्यपाल ने अगर इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा है तो हे राष्ट्रपति आप 3 महीने के भीतर भीतर अपना निर्णय ले लेना, और अगर आप परमिशन नहीं दे पा रहे हो तो कारण जरूर बताना। अब ये बात आप सुन जो रहे हैं ये संविधान में नहीं लिखी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोली हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल सकता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को किसी भी जगह अगर ऐसा लगता है कि न्याय डिलीवर नहीं हो रहा है तो वो इस तरह के एक्शन ले सकता है। आज का मसला इसी पर, भारत के उपराष्ट्रपति के ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को दिए इस आदेश को न्यूक्लियर बॉम्ब करार दिया है। कहा है कि आर्टिकल 142 का यह उपयोग बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायपालिका अगर राष्ट्रपति को आदेश दे रही है कि आपको 3 महीने में पास करना है और अगर नहीं किया तो हम आपको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ले सकते हैं। जिस राष्ट्रपति ने शपथ खाई है संविधान की रक्षा की, उसके बचाव की, आज उस राष्ट्रपति को उसी संविधान से बनी न्यायपालिका आदेश देती है कि 3 महीने में काम करके दे देना। यह क्या न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के क्षेत्र का अतिक्रमण है? असली विषय यही है। और कपिल सिब्बल जी जो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, समाजवादी पार्टी से प्रमोटेड हैं यानी कि समर्थित हैं, साथ ही साथ बार काउंसिल जो सुप्रीम कोर्ट की है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने जगदीप धनखड़ जी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि आज आपको याद आ रहा है जब न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश दे रही है और उस समय जब एक जज ने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से कह दिया था कि आप सांसद नहीं रहेंगी, तब आपको वो फैसला सही लगा था। वाह, अपनी मर्जी से फैसले सही मानेंगे क्या जनाब? बढ़िया बहस है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का फैसला इतना भारी पड़ा कि यह सबसे ऊपर निकल गया। चुनी हुई सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, 2 जजेस की बेंच ने महामहिमों ने इतनी महिमा बखान दी कि लोग अब उनके ऊपर सवाल करके खड़े हो रहे हैं कि सर वो सुनो ना, बहुत तेज किया आपने ये काम, लेकिन इसके साथ साथ जरा ये बताओ ना वो जो वर्मा जी पकड़े गए थे दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, जज साहब जिनके घर में करोड़ों रुपया जला हुआ मिला था, उनका क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट को लोग आईना दिखा रहे हैं कि कोर्ट आपके द्वारा ये जो किया गया कार्य है अब ये साख पर सवाल खड़े कर रहा है कि कितने में मामला सेटल हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली लोग अब आपसे सवाल पूछने लग रहे हैं कि जहां जहां आपसे निर्णय की अपेक्षा होती है क्या वो निर्णय प्रभावित होकर दिए जाते हैं? खैर, न्यायपालिका पर सवाल अगर आप खड़े करते हैं तो यह कानून की न केवल अवमानना है बल्कि डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत ही दुखदाई है। कहेंगे हे न्यायपालिका कि आपके सारे काम खत्म हो गए क्या? जो आपके पास इतने पेंडिंग केस हैं जिनमें तारीखों पर तारीख लगी हुई है, जमानत के इंतजार में ना जाने कितने लोग जेल के अंदर ही अपनी जिंदगी पूरी कर ले रहे हैं, तो हे न्यायपालिका आपके इतना समय का अगर कद्र है तो यह बताइए कि आपने ना जाने कितने लोगों को केवल इसलिए कि उनके पास में राइट लॉ का अधिकार नहीं था, क्योंकि आप सुनवाई के लिए बैठ नहीं पाए थे, आप न्याय नहीं दे पाए, सवाल आपसे किए जाएंगे न्यायपालिका। यही बात जगदीप धनखड़ जी ने भी अपने द्वारा एक सेशन में उठा दी और उन्होंने कहा कि देखो भाई, प्रेसिडेंट को आदेश देना यह तो सुपर पार्लियामेंट जैसी बात हो गई। जनता को पार्लियामेंट के सांसदों का चुनने का अधिकार है, पार्लियामेंट ही कानून बनाती है, और आज हद यह हो गई है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि आप सुनो ऐसा ऐसा करो नहीं तो आपको फिर हम देख लेंगे। तो यह तो बहुत ज्यादा गलत स्थिति हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के इस बात को लिखते हुए धनखड़ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जिस कानून के तहत यह काम कर रही है, संविधान में उसे आर्टिकल 142 में लिखा गया है। 142 में कोर्ट को विशेष अधिकार मिला है जिसका उपयोग वो वर्तमान में एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कर रहा है। धनखड़ साहब का बयान और उसमें आर्टिकल 142 का जिक्र, तो आर्टिकल 142 को फिर से सुन लीजिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी निर्देश, आदेश और फैसला दे सकता है, चाहे वह किसी से भी जुड़ा हुआ मामला हो। संविधान में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की शक्तियां और अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई डिक्री पारित कर सकता है, यानी आदेश पारित कर सकता है, या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो, और यह पूरे देश में लागू होता है। इसका मतलब यह हुआ कि साहब अनुच्छेद 142 के पास वो ताकत है कि वो न्याय की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है, और इसी का उपयोग करते हुए अगर आपको याद हो तो जो चंडीगढ़ के अंदर वो मेयर का इलेक्शन वाला मामला नहीं था जिसमें वो कैमरा देख करके चीटिंग कर रहे थे जो अधिकारी बिठाए गए थे,
उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का ही उपयोग किया था। अब आर्टिकल 142 का उपयोग जब पूर्ण न्याय के लिए हो ही रहा है तो धनखड़ साहब ने सवाल पूछ लिया कि सर एक बात बताइए ना, वो जो जस्टिस वर्मा वाला केस था, दिल्ली हाईकोर्ट का वो जो जज था जिसका आप लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, इसके अंदर हमने एक सवाल किया था आप लोगों से कि अगर कोई जज मतलब भ्रष्टाचार करते हुए पाया जाए या फिर उसके घर में संपत्ति मिल गई है, 15 करोड़ रुपए का कैश मिलने की बात थी, तो क्या उस पर कोई सजा का प्रावधान है? वर्मा के घर में नोट तो जल गए, लेकिन न्यायपालिका बहुत प्यारी है, उसने केवल 3 जजेस का एक पैनल बनाया जो केवल इंक्वायरी कर रहा है, जांच कर रहा है। हालांकि न्यायपालिका को इसकी ताकत नहीं है कि वो मामले की जांच करे, जांच करने का काम एग्जीक्यूटिव के पास है। तो धनखड़ साहब ने पूछा कि साहब आप अपना जांच भी खुद ही कर ले रहे हैं, मतलब सोचिए ना, ये वैसे ही हुआ कि अंकित अवस्थी के घर में पैसे मिलते हैं, अंकित अवस्थी पर सजा देने का अधिकार भी अंकित अवस्थी को ही दे दिया जाता है कि आप ही जांच करके बताइए कि पैसे आपके यहां कैसे आए, नहीं तो सुनो आपका बहुत बुरा होगा। न्यायपालिका कुछ वैसा की है, इनको सजा के स्वरूप इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन अब तक इन पर एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर क्यों नहीं होती है? क्योंकि न्यायपालिका का मामला है। न्यायपालिका पर सवाल मत उठाइए, क्योंकि वो गोल्डन केज में बंद हैं, वो कुछ भी कहेंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, उन पर कुछ कहोगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। लेकिन उनके द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य अगर किया जाए जिससे लोकतंत्र स्वतः खतरे में दिखे कि ना जाने जजेस कितने कितने में बिके हैं, ऐसे में न्यायपालिका पर भी सवाल उठते हुए बनते हैं। यही कारण है कि जगदीप धनखड़ साहब ने अपने द्वारा बयानों में उन पूरे मसलों को निकाल कर कह दिया कि न्यायपालिका आपके पहले भी ऐसे कृत्य हुए हैं, बट जब सवाल न्यायपालिका पर उठते हैं तो फिर जो पुराने न्याय हैं उन सब पर भी सवाल उठेंगे, और जब उन सब पर सवाल उठेंगे तो फिर से न्यायपालिका वर्सेस कार्यपालिका की लड़ाई निकल कर आ जाएगी। तो एक बार एक जज के आदेश ने देश के अंदर प्रधानमंत्री को हटा दिया था। प्रधानमंत्री, बात हो रही है इंदिरा गांधी जी की। क्या मामला है अब वो भी जान लीजिए, इंदिरा गांधी जी वाला रॉ क्या है वो सुन लीजिए। तो हुआ ये कि 1975 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कि इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को अयोग्य करार दे दिया, मतलब कि गलत करार दे दिया कि साहब ये ठीक नहीं है, इंदिरा गांधी जी ने चुनाव के अंदर धांधली की है। धांधली का मतलब क्या था? सरकारी सिस्टम का उपयोग किया था रायबरेली सीट के अंदर, इसलिए जो उनके खिलाफ चुनाव में खड़े हुए थे उन्होंने इस केस को कोर्ट तक ले गए। जगमोहन लाल सिन्हा थे जस्टिस, जिन्होंने उम्मीदवार राजनारायण के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली सीट पर चुनाव लड़ते समय सरकारी सिस्टम का उपयोग किया है, इसलिए उन्हें अयोग्य करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ इंदिरा गांधी जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और 24 जून के दिन जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर ने उन्हें राहत तो दी, लेकिन यह कहा कि इंदिरा गांधी जी आप प्रधानमंत्री तो बनी रहेंगी लेकिन संसद में वोटिंग नहीं कर पाएंगी। 24 जून के दिन कृष्ण अय्यर के द्वारा यह फैसला दिया गया और उसके बाद 26 जून को इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, कपिल सिब्बल साहब इंदिरा गांधी जी का कंटेक्स्ट याद दिलाकर यह कहना चाह रहे हैं कि उस समय का दिन याद करिए जब न्यायपालिका ने अपना फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी जी को अयोग्य करार दे दिया था कि सांसद नहीं रही। तब तो एक जज के फैसले को भी सब लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया था, और आज 2 जजेस का फैसला राष्ट्रपति से कह रहा है कि आपको 3 महीने का टाइम है फैसला सुनाने का, अदरवाइज आप जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ जाएंगे। यह बात बुरी लग रही है। तो देखो, काउंटर तो इसका जो भी होगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, इंदिरा गांधी जी को 24 तारीख को जज ने फैसला सुनाया और 26 तारीख के दिन इंदिरा गांधी जी ने पूरा देश अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसे इमरजेंसी कहते हैं। तो अगर इस तरह से न्यायपालिका के आदेश के खिलाफ ऐसी स्थितियां बने कि देश में ही आपातकाल लग जाए, तो सिब्बल साहब को 2 दिन पहले तक की ही बात नहीं, आगे की बात भी बोलनी चाहिए कि न्यायपालिका के आदेश के खिलाफ ही पूरे देश को इमरजेंसी में ले दिया गया था, है ना। ऐसे में अगर आज की सरकार यही काम करने लगे कि साहब राष्ट्रपति को आपने आदेश कैसे दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट नहीं बचेगी, तो यह अपने आप में बड़ी कियोस कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। एनीवे, फिलहाल के लिए इमरजेंसी के बारे में बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं, इसलिए मैं इस पर फिलहाल ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। अब सवाल यह बनता है कि साहब ये न्यायपालिका निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है क्या? अब यह निष्पक्ष तरीके से सवाल क्यों बन रहा है? क्योंकि बहुत से मसलों में न्यायपालिका के फैसलों को लेकर लोग सवाल उठाते हैं। जैसे ताजा मामला राम मंदिर वर्सेस वक्फ का है। वक्फ का क्या मामला है? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन किया जिसमें जब वक्फ एक्ट बना, वक्फ बिल जो है वो एक्ट बना, तो हमने आपके साथ में जिक्र किया था। जब जिक्र किया तो ये कोर्ट के मतलब एक्ट तो बन गया। एक्ट बनते ही जो वक्फ के समर्थक थे कि नहीं साहब वक्फ बिल को, वक्फ कानून के अंदर संशोधन नहीं होना चाहिए, वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर तुरंत ये सुनते ही कहा कि देखो भाई, हमने मामले को सुन लिया, अब इसके अंदर सुनवाई होगी। जब तक सुनवाई होगी तब तक वक्फ बाई यूजर जो भी संपत्तियां हैं उन्हें सरकार अपने पास नहीं लेगी। कुल सार को मैंने कंप्लीट जानकारी तो अपने इस वाले पूरे वीडियो में सुनाई है, लेकिन फिर भी हल्का सा ब्रीफ करके याद दिला दूं कि वक्फ बाई यूज मतलब अगर कोई संपत्ति मुसलमानों द्वारा अपने धार्मिक काम के लिए उपयोग में ली जा रही है तो वक्फ बाई यूज मानते हुए उसे मुस्लिम संपत्ति करार दिया जाएगा, अनटिल अनलेस, मतलब वक्फ संपत्ति करार दिया जाएगा अनटिल अनलेस उस जगह को लेकर कोई विवाद ना हो। विवाद की स्थिति में फिर कार्यपालिका या सरकार उस जगह के ऊपर वाद विवाद को जगह देगी और उसके अंदर जो भी न्याय होगा वो कर दिया जाएगा। वक्फ बाई यूज, ये जो वर्ड है कि जो संपत्ति अगर मुसलमानों द्वारा यूज की जा रही है तो उसे वक्फ संपत्ति माना जाएगा, इसको लेकर के लोग इस समय न्यायपालिका के न्याय पर सवाल उठा रहे हैं कि हे न्यायपालिका, आज आपने हमसे एक आदेश में यह कह दिया कि वक्फ बाई यूज संपत्तियां तब तक बाई यूज बनी रहेंगी जब तक कोई फैसला ना हो। एक बात बताइए, राम मंदिर अगर वक्फ बाई यूज था तो वो मंदिर बाई यूज था। आज देश के ना जाने कितने सारे मंदिर बाई यूज ये प्रूव होते हैं कि वो हिंदू मंदिर हैं, लेकिन उन जगहों पर तो आप राम मंदिर में राम लला के होने के साक्ष्य मांग लेते हो कि साक्ष्य दो कि यहां पर राम जी थे।
और वक्फ बाय यूज में केवल यूज के आधार पर वक्फ को संपत्ति मान लिया गया, रादर देन ये कि वो जगह भी अपने प्रमाण दें। आज 400 साल पुरानी मस्जिद मकबरे से अगर कोई जवाब मांग लिया जाए तब तो ये कागज मांगने वाली आपत्ति है, और राम लला को अपने होने का साक्ष्य देना पड़े, ये देश की सेक्युलर ताकत है। लोग सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के इस दोगले रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बार बार सवाल यही उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, आपने जो ये वक्फ बाय यूज की जो पॉलिसी दी है, अगर ऐसा है तो यूज तो गुरुद्वारे के द्वारा भी होता है, गुरुद्वारा बाय यूज, चर्च बाय यूज होती है, सब पर यह फैसला क्यों नहीं देते? इसके लिए विष्णु शंकर जैन हैं, उन्होंने अपने द्वारा एक बढ़िया इस मामले को उठाया हुआ है। बाकी लोग भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धर्म के मामले में कई बार फैसलों को लेकर, उनकी इंपार्शियलिटी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल न्यायपालिका के 2 जजेस के द्वारा पूरी चुनी हुई सरकार, चाहे वो केंद्र हो और राज्य हो, उनके लिए इस तरह के निर्देश देना फिर से उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े करता है। जब जजेस खुद लिप्त पाए जाएं भ्रष्टाचार में और उनके ऊपर फैसले न्यायपालिका ना ले पा रही हो, तो उनसे न्याय की अपेक्षा करना फिर से उनके ऊपर सवाल खड़े करना जैसा होता है।